एक सवाल है, अगर किसी फिल्म में ये दिखाया जाए कि सरकार को पहले से हमले की तारीख भी पता थी, जगह भी पता थी और फिर भी हमला हो गया, तो दर्शक क्या सोचेगा? क्या सिस्टम फेल हुआ या फिर सब जानबूझकर होने दिया गया? ये फर्क बहुत बड़ा है और यही फर्क फिल्म धुरंधर जानबूझकर साफ नहीं करती। की दी हुई मौत बड़ी कसाई होती है। अब आते हैं फिल्म के पहले बड़े हिस्से पर। फिल्म हमें दिखाती है एक भारतीय खुफिया एजेंट को जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसका काम बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क्स के बीच रहना, उनके प्लान सुनना और जो भी खतरनाक जानकारी हो वो भारत वापस रिपोर्ट करना। फिल्म ये भी दिखाती है कि ये एजेंट काफी समय से वहां है, उसका सीधा संपर्क भारत में अपने सीनियर अफसर से है। 2018 के आखिर में एक अहम इंटेलिजेंस सामने आती है। एजेंट फोन करता है और कहता है, सर 2019 में भारत में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, टारगेट हमारी सुरक्षा बल होंगी। ये कोई अंदाजा नहीं दिखाया जाता, ये इंटेलिजेंस दिखाई जाती है। ऊपर से जवाब आता है, डेट और लोकेशन कंफर्म करो। एजेंट और ज्यादा खतरा लेता है, लगभग पकड़ा जाता है, लेकिन किसी तरह बच निकलता है। कुछ दिनों बाद वो दोबारा फोन करता है। अब वो बिल्कुल साफ बोलता है, 14 फरवरी 2019, पुलवामा, सीआरपीएफ का काफिला रोड के जरिए गुजरेगा, हमला कंफर्म है। यहाँ फिल्म एक बात साफ तौर पर स्थापित कर देती है, हमले से पहले तारीख भी पता थी और जगह भी। अगला सीन भारत में है, हाई लेवल मीटिंग, इंटेलिजेंस अफसर बैठे हैं। डायलॉग आता है, हमारे पास कई इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, काफिले को रोड से नहीं भेजना चाहिए, खतरा बहुत ज्यादा है। ये सब देखकर दर्शक यही सोचता है कि अब कुछ एक्शन होगा। लेकिन फिर आता है 14 फरवरी 2019। फिल्म अचानक टोन बदल देती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बिल्डअप नहीं। स्क्रीन पर पुलवामा हमले की असली फुटेज आ जाती है। यहाँ फिल्म कुछ नहीं कहती, लेकिन एक सवाल छोड़ देती है, अगर सब कुछ पता था तो फिर ये सब कैसे हो गया? अगला सीन फिर से पाकिस्तान में है। आतंकी जश्न मना रहे हैं और वही भारतीय एजेंट उनके बीच बैठा है। वो तुरंत फोन करता है, मैंने तारीख बताई थी, मैंने जगह बताई थी, फिर भी ये हमला कैसे हो गया? दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी होती है, फिर एक जवाब आता है, शायद भारत के सबसे बड़े दुश्मन सरहद के बाहर नहीं होते। ये एक लाइन है, लेकिन यही लाइन पूरे नैरेटिव को बदल देती है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान और आतंकवाद की कहानी नहीं रहती, अब शक अपनी ही सरकार की तरफ मोड़ दिया जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां से ये वीडियो असल में शुरू होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि फिल्म यही शक बार बार कैसे बनाती है और क्यों ये सिर्फ एक स्पाई मूवी नहीं रह जाती। अब जरा एक बात साफ कर लेते हैं, अगर ये फिल्म सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर होती तो कोई समस्या ही नहीं थी। समस्या वहां से शुरू होती है जहां फिल्म बार बार ये याद दिलाती है कि ये कहानी हकीकी घटनाओं से प्रेरित है। ये लाइन छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। फिल्म एक तरफ कहती है कि ये फिक्शन है और दूसरी तरफ असल तारीखें, असल जगहें और असली आतंकी हमले दिखाती है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि जब दर्शक असली फुटेज देखता है तो वो फिक्शन नहीं देख रहा होता, वो हकीकत देख रहा होता है। और यही भ्रम फिल्म जानबूझकर पैदा करती है। अब उदाहरण के तौर पर फिल्म में एक बात बार बार दिखाई जाती है कि भारतीय खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में अपराधियों और गैंगस्टरों का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, उन्हें एसेट्स की तरह दिखाया जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म में ये दिखाया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है, क्या ये बात कभी हकीकत के तौर पर साबित हुई है? नहीं। लेकिन फिल्म ये फर्क साफ नहीं करती कि ये कल्पना है या सच्चाई। दर्शक के लिए दोनों एक जैसे हो जाते हैं। अब आते हैं 26 नवंबर के हमलों पर। फिल्म में 26 नवंबर के हमलों की असली न्यूज फुटेज दिखाई जाती है। ये सच है कि हमले से पहले कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स मौजूद थे, लेकिन ये भी सच है कि वे इनपुट्स अधूरे थे, स्पष्ट नहीं थे और सिस्टम में बड़ी खामियां थी। ये बातें कई रिपोर्ट्स में दर्ज हैं, लेकिन फिल्म ये नहीं दिखाती। फिल्म सिर्फ एक ही इंप्रेशन छोड़ती है कि सब कुछ पता था और फिर भी होने दिया गया। यहीं एक सीमा पार की जाती है, क्योंकि नाकामी और साजिश दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिल्म इन दोनों को एक जैसा दिखाती है। अब जरा तर्क से सोचिए, अगर किसी हमले से पहले इंटेलिजेंस का मौजूद होना सरकार को गद्दार बना देता है, तो फिर इतिहास में कोई भी सरकार बेगुनाह नहीं बचेगी। हर देश में, हर दौर में किसी न किसी स्तर पर इंटेलिजेंस मौजूद रहती है,
लेकिन हर हमला साजिश नहीं होता। फिल्म यही फर्क नहीं बताती, क्योंकि फर्क बता दिया तो शक खत्म हो जाएगा, और शक ही इस फिल्म की असली ताकत है। ये फिल्म सीधे आरोप नहीं लगाती, लेकिन दर्शक को खुद उस नतीजे तक पहुंचा देती है, और यही किसी बात को बेचने का सबसे खतरनाक तरीका होता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि यही तकनीक फिल्म किस तरह धर्म और समुदाय के मामलों में इस्तेमाल करती है, और कैसे नफरत को बिना बोले सामान्य बना दिया जाता है। वहां बात और भी गंभीर हो जाएगी। अब आते हैं इस फिल्म के सबसे खामोश लेकिन शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील पहलू पर, धर्म। ये बात बिल्कुल साफ है कि फिल्म कहीं भी खुलकर ये नहीं कहती कि कोई खास धर्म बुरा है, न कोई सीधा आरोप, न कोई ऐसा डायलॉग जिस पर उंगली रखी जा सके। लेकिन फिल्म एक और तरीका अपनाती है। वो एक ही तरह के दृश्य बार बार दिखाती है। जहां भी आतंकवादी दिखाई देते हैं, उनका पहनावा लगभग एक सा होता है, उनकी भाषा भी एक सी होती है, और बैकग्राउंड में कुछ खास नारे बार बार सुनाई देते हैं। आपको कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद सुनाई नहीं देता, लेकिन अल्लाहू अकबर बार बार सुनाई देता है। ये कोई संयोग नहीं लगता, ये एक सोच समझकर लिया गया चुनाव लगता है। अब जरा यहाँ रुककर सोचिए, अगर फिल्म सिर्फ आतंकवाद दिखाना चाहती तो वो ये भी दिखा सकती थी कि आतंकवादी किसी संगठन से जुड़े हैं, किसी खास विचारधारा से जुड़े हैं। लेकिन फिल्म बार बार हिंसा को एक धार्मिक पहचान के साथ जोड़कर पेश करती है, कुछ कहकर नहीं, बस दिखाकर। इसी तरह फिल्म में आम मुस्लिम किरदार या तो दिखाई ही नहीं देते, और अगर कहीं दिखाई देते भी हैं तो या तो वे खामोश होते हैं या शक के दायरे में। आपको कोई ऐसा आम सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला मुस्लिम किरदार दिखाई नहीं देता जिसका आतंकवाद से कोई लेना देना ना हो, और ये अनुपस्थिति भी अपने आप में एक संदेश बन जाती है। अब इसका असर क्या होता है? फिल्म देखने वाला बाहर निकलकर ये नहीं कहता कि ये आतंकवादी थे, बल्कि उसके दिमाग में धीरे धीरे एक खास तरह का जुड़ाव बनने लगता है। ये सब अवचेतन स्तर पर होता है, कोई जानबूझकर नहीं सोचता, लेकिन एक जैसी तस्वीरें बार बार देखकर दिमाग अपने आप एक संबंध बना लेता है। फिल्म ने ये बात शब्दों में नहीं कही, लेकिन दर्शक के मन में ये विचार बैठ जाता है। इसी को डॉग विस्लिंग कहा जाता है, यानी बात इस तरह कही जाए कि सबको साफ साफ सुनाई न दे, लेकिन जिन तक संदेश पहुंचाना हो वे समझ जाएं। और यही तरीका ये फिल्म बार बार इस्तेमाल करती है। अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म बननी चाहिए थी या नहीं, सवाल ये है कि जब विषय आतंकवाद था तो क्या उसे दिखाने के लिए एक पूरी धार्मिक पहचान को बार बार पृष्ठभूमि में लाना जरूरी था? क्या सच्चाई दिखाने के लिए ये तरीका अनिवार्य था? यही वजह है कि इस फिल्म का असर सिर्फ सिनेमा हॉल तक सीमित नहीं रहता, ये असर घर तक पहुंचता है, दोस्तों की बातचीत में आता है, और सोशल मीडिया के कमेंट्स में दिखता है, और फिर कहा जाता है हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ये सब दर्शक ने खुद समझा है। लेकिन दर्शक खाली कागज नहीं होता, जो चीज बार बार दिखाई जाए वो दिमाग में बैठ ही जाती है। इसीलिए समस्या सिर्फ फिल्म या फिक्शन की नहीं है, समस्या ये है कि धर्म को चुपचाप खतरे के साथ जोड़ दिया जाए, और यही सबसे खतरनाक बात है। अब फैसला आपके ऊपर है, क्या ये सब वाकई सिर्फ एक संयोग था, या फिर ये सब एक खास तरीके से दिखाया गया? ये सवाल आपके लिए छोड़ा जा रहा है।